पहली खबर में बात करेंगे एसआईआर पर संसद से सड़क तक संग्राम जारी है। वोटर लिस्ट को लेकर जारी विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में सांसदों ने सदन के गेट पर प्रोटेस्ट किया है। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, झामुमो सांसद महुआ माझी और प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसद शामिल हुए। दूसरी खबर में बात करेंगे मकबरे पर संग्राम की। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे पर हिंदू संगठनों के सदस्यों ने सोमवार को घुसकर हंगामा किया, धार्मिक नारेबाजी की। हंगामा करने वालों का दावा था कि कई सदी पुराना नवाब अबू समद का मकबरा जहां मौजूद है वहां मंदिर हुआ करता था। पुलिस इस मामले में 10 नामजद लोगों समेत 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं तीसरी खबर में बात करेंगे स्ट्रीट डॉग्स की सपोर्ट में राहुल गांधी आ गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश मानव और विज्ञान आधारित दशकों पुरानी पॉलिसी से पीछे हटने जैसा है। ये बेजुबान कोई समस्या नहीं है जिन्हें मिटा दिया जाए। चौथी खबर में बात करेंगे उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा के बाद 8वें दिन भी लापता लोगों की तलाश जारी है। जिला आपातकालीन जो टीम है वो अभी भी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चला रही है। आगे बढ़ते हैं और पहली खबर की विस्तार से बातचीत करते हैं। संसद के दोनों सदनों में बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है। इससे पहले प्रियंका गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के सांसद मकर द्वार पर मिंता देवी के नाम और तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर पहुंचे। विपक्ष का दावा है कि मिंता देवी बिहार चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर हैं। इंडिया गठबंधन के नेता वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम है। सोमवार को विपक्ष के 300 सांसदों ने वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग दफ्तर तक मार्च निकाला था। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और कई सांसदों को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि 2 घंटे के बाद इन्हें छोड़ दिया गया था। राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। कोई माई का लाल नहीं पैदा लिया। जो नरेंद्र मोदी का 11 साल कोई आरोप इनके हाथ में नहीं है। 10 साल यूपीए सरकार थी, भ्रष्टाचार विवाद में घिरी हुई थी। नरेंद्र मोदी 11 साल में उम्मीदों के साथ हैं और उम्मीद जनता की है कि और बेहतर होगा और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जब ये छटपटाहट है, नरेंद्र मोदी के सामने कोई जुट नहीं रहे हैं। चुनाव आयोग एक कानूनी व्यवस्था है, वो कहते हैं 1 लाख आएगा, एक वोट कटेगा, 1 लाख लोगों को लेके आएंगे। है हिम्मत? ये कानून दादागिरी से चलता है। इस खबर पर दृष्टि हमारे साथ जुड़ रही है, सीधे उनके पास चलते हैं। दृष्टि, ये पूरा मैटर क्या है, जरा डिटेल से दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल एसआईआर के मुद्दे पे जहां एक तरफ विपक्ष लगातार आक्रोशित है, वो रैलियां कर रही है और आपने देखा होगा कल भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और इसके अलावा इंडिया गठबंधन के कई नेता, डेरेक ओब्रायन, इन सब लोगों ने पार्लियामेंट से लेकर के चुनाव आयोग तक मार्च करने की कोशिश की, लेकिन उनको ट्रांसपोर्ट भवन पर रोक दिया गया और इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रखा गया और 2 घंटे के बाद ही जाकर के इनको छोड़ा गया। तो देखिए, आज फिर सुबह से ही विपक्ष में फिर सुबह से एसआईआर के मुद्दे को लेकर के उन्होंने कांग्रेस में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आज मिंता देवी के नाम की एक टी शर्ट पहन करके प्रियंका गांधी और सारे महागठबंधन के लोग बैठे हुए थे। उनका ये कहना था कि 124 साल की मिंता देवी फर्स्ट टाइम वोटर कैसे हो सकती हैं। तो देखिए, राहुल गांधी लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं और खुलासे करने का दावा कर रहे हैं। आज फिर राहुल गांधी ने कहा मीडिया के पत्रकारों से कि देखिए अभी और धीरे धीरे क्या होता है, हम धीरे धीरे इस तरह के और बम लेके आएंगे और फोड़ेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से सरकार का ये मानना है कि संवैधानिक तरीका है, एक
एक उसी संवैधानिक तरीके से लगातार एसआईआर का यानी कि पुनरीक्षण का काम चल रहा है। ऐसे में इस पे सवाल उठाना एक गैर कानूनी है और अगर आपके कोई भी शंकाएं हैं तो आप उसको लेकर के आएं। हालांकि विपक्ष देखिए कोर्ट तक भी जा चुका है और कोर्ट में आज सुनवाई भी चल रही है, तो उसको देखते हुए इसके पहले कि जब मामला कोर्ट में है तो आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं। और कल जब चुनाव आयोग ने कहा कि आपके जो भी बातें 30 सांसदों को लेकर आप आइए और हमसे बातचीत कीजिए, 30 सांसद इनके पास थे नहीं, इन्होंने कहा हम जाएंगे तो पूरे 300 सांसद के साथ जाएंगे। अब बताइए 300 सांसद को लेकर के चुनाव आयोग में आप क्या बात करेंगे। जयराम रमेश ने यह कहा कि नहीं हम तो सिर्फ ज्ञापन देने गए थे, आपने ज्ञापन हमारा लिया ही नहीं। तो देखिए जिस तरीके से अब विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे पे चाहती है कि संसद में चर्चा हो, बहस हो, लेकिन सरकार कहती है कि हम चुनाव आयोग को यहाँ पे लेके नहीं आ सकते, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ऐसे में चुनाव आयोग नहीं आएगा। लेकिन विपक्ष इस मामले पे अड़ा हुआ है, संसद चलने नहीं दे रहा है, विपक्ष यहाँ तक धमकी दे रहा है। दृष्टि विपक्ष संसद में चर्चा कराने की मांग पर क्यों अड़ा हुआ? जी देखिए, क्योंकि विपक्ष ये चाहता है कि बिहार में जो भी मतदाता हैं उनको उनका नागरिक अधिकार मिलना चाहिए। वो चाहता है कि वो वोट डालें, लेकिन लगातार एसआईआर से 65 लाख मतदाता कट गए हैं। इसीलिए वो ये चाहते हैं कि किसी के हर कोई व्यक्ति को जो नागरिक है भारत का उसे वोट डालने का अधिकार है, वो वोट डाले, उससे अधिकार छीना ना जाए। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब वो चाहता है कि इस पर सरकार बैठे, चर्चा करे, उन्हें डिजिटल लिस्ट दे, डाटा दे, वीडियोग्राफी की फोटो कॉपीज दे, ताकि उनके पास डाटा आए। और उनका ये कहना है कि जितने भी मतदाताओं को आप हटा रहे हैं या जो विदेशी नागरिक हैं उनको आप हटाएं, लेकिन जो बिहार के ही रहने वाले हैं जिनके गलत नाम, पते और एड्रेस दे दिए गए हैं, कईयों के आगे मकान नंबर गलत हैं, तो उनको उस पर हम बहस करना चाहते हैं। और यही बात है कि लगातार मॉनसून सेशन 21 तारीख से विपक्ष चलने नहीं दे रहा और आगे भी उसके यही तेवर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जी विवेक। दृष्टि, लेकिन समझ में नहीं आता है, विपक्ष ने मणिपुर पर चर्चा की मांग की, मणिपुर पर चर्चा हुआ, उस दरमियान विपक्ष के कई नेता ने वॉकआउट किया। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की। ऑपरेशन सिंदूर पर जब अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री सदन के अंदर जवाब दे रहे थे तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। अब कह रहे हैं कि भाई एसआईआर पे चर्चा करो। अलबत्ता तो ही कि एसआईआर पर सदन के अंदर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि सदन में कौन सा मंत्री सरकार का एसआईआर पर जवाब देगा। चुनाव आयोग किसी मंत्रालय के अंतर्गत आता नहीं है। सरकार अगर जवाब दे भी दे, बाय चांस अगर ऐसा कुछ हो गया, वैसे तो सरकार देगी नहीं, तो फिर बोलेंगे सरकार क्यों जवाब दे रही है। वैसे ही बोलते हैं कि भाई बीजेपी क्यों काउंटर कर रही है, सवाल इलेक्शन कमीशन पर है। तो जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर पूरी तरीके से राजनीति की जा रही है, क्योंकि सदन में तो चर्चा हो ही नहीं सकती है इलेक्शन कमीशन के मामले पर। बिल्कुल, ये पूरा एक राजनीतिक संग्राम चल रहा है, सड़क से लेकर के संसद तक और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। ये लोग यही कर रहे हैं, ये लोग मॉनसून सेशन चलने नहीं देना चाहते। विवेक, आपको याद होगा जब ये जो पहलगाम में हिंसक हमला हुआ था, उसको लेते हुए विपक्ष ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री मोदी के संग सर्वदलीय बैठक चाहते हैं। तब ये किसी कारणवश सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नहीं हो पाई थी। उसी को लेकर के इन्होंने तभी कह दिया था कि हम आने वाला मॉनसून सत्र चलने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी बात को मान नहीं रहे हैं। विपक्ष हमेशा अपने आप को ऊपर रखना चाहता है। तभी का ये जो एक कह सकते हैं कि बात है कि वो अभी भी हर बार एसआईआर के मुद्दे को लेकर के इन्होंने ये सदन चलने नहीं दिया। पहले सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने की बात करते रहे और अब इन्होंने एसआईआर को ले लिया। एसआईआर बहाना है और मकसद हंगामा है, ऐसा नजर आता है, क्योंकि एसआईआर पर सदन के अंदर तो चर्चा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग किसी मंत्रालय के अंदर या भारत सरकार के अंतर्गत आता ही नहीं है, तो फिर चर्चा किस बात की। बहुत शुक्रिया आपका दृष्टि हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी के फतेहपुर में मकबरे को लेकर बढ़ा विवाद। पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 10 लोग नामजद किए गए हैं। 150 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कल मकबरे में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। मकबरे में हिंदू संगठन घुस गए थे, तोड़फोड़ करने का एलिगेशन भी लगा था। ये तस्वीर आप देखिए, बैरिकेडिंग की गई थी और बैरिकेडिंग को जो है वो हटाने की कोशिश, बैरिकेडिंग को गिराने की कोशिश, और आज यहाँ पर भयंकर सुरक्षा बलों की और पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इससे पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं, कल की तस्वीर है, जब हिंदू संगठन के लोग इस मकबरे में घुस आए थे और कहा कि एक पुराना बहुत भव्य मंदिर है जिसको मकबरे में तब्दील कर दिया गया। अब फतेहपुर मामले पर भाईजान का बयान आ गया है। जी हां, अज़दुद्दीन ओवैसी का बयान आ गया है। कहा यह मुस्लिमों के प्रति नफरत का उदाहरण है। यूपी सरकार आंखें बंद करके बैठी है। ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये तो एक हेट्रेड का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने
जो बनाया है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी, उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते। और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, कानें बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता, आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है। फतेहपुर मकबरा विवाद पर अब राजनीति भी गर्म होने लगी। सपा नेता शिवपाल सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने पलटवार किया है। जब सामाजिक न्याय की बात करें तो ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, न्याय की बात करेंगे। और हम जब सामाजिक तो सामाजिक आपस में लड़ाने का काम करेंगे। इस तरीके से देखिए, जो ये विजन 2047 लाना चाह रहे हैं, तो देखिए करेंगे तो कुछ नहीं ये लोग, और ये अपने पूर्वजों से ही सीख ले लें। अगर वर्तमान अच्छा हो तो अपने आप भविष्य अच्छा हो जाएगा। ये प्रदेश भर के गुंडा, माफिया, बदमाशों को पैदा करने वाले लोग, उनको पालने पोसने वाले लोग परेशान होंगे, उनके पेट में दर्द होगा। अगर शिवपाल जी के पास कोई लिस्ट, मैंने सुना किसी लिस्ट की चर्चा कर रहे हैं, आपके पास कोई लिस्ट है तो आप जारी करिए ना, उत्तर प्रदेश की जनता को बताइए। और स्पष्ट करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में गुंडा माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। तो अभी भी कहा जा रहा है कि हालात जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन प्रशासन के कंट्रोल में है और प्रशासन इस पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, जिसमें 10 नामजद हैं, बाकी अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, वीडियो फुटेज की जांच की जाएगी, उसके बाद लोगों की पहचान कर कर फिर उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को अगर कोई चुनौती दे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फौरन एक्शन लिया जाएगा। अभी भी वहाँ पर अधिकारियों का दौरा, डीएम का दौरा आज भी हुआ है और आज भी वहाँ पर पुलिस बल के जवान तैनात हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जो लोग कल पहुँचे थे उन पर एफआईआर हो गई है, कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस पर राजनीति भी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जहर घोला गया है समाज में, ये उसी की परिणति है, कट्टरता बढ़ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर से छेड़छाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में सभी स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में डालने के आदेश दिए हैं। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि दशकों से चली आ रही मानवीय और साइंटिफिक पॉलिसी से पीछे ले जाने वाला कदम होगा। ये बेजुबान पशु कोई समस्या नहीं है जिन्हें हटा दिया जाए। राहुल ने एक्स पर लिखा, शेल्टर्स, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल अपनाया जाना चाहिए। इससे बिना क्रूरता के भी डॉग्स को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये हमारी दया भावना को खत्म कर देगा। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि पब्लिक सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर दोनों कैसे साथ साथ चलें। राहुल ही नहीं बल्कि मेनका गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर सवाल उठाए हैं। मेनका ने भी कहा है कि दिल्ली में 3 लाख आवारा कुत्ते हैं। बीजेपी नेता मेनका गांधी ने भारत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली से कुत्तों को हटाए जाने का आदेश का जिक्र करते हुए पेरिस की घटना को याद किया। उन्होंने कहा कि कुत्ते चले गए
तो शहर में हर जगह बंदर घूम रहे होंगे। आज कुत्तों के डर से बंदर पेड़ से नहीं उतरते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के नगर निकाय को निर्देश दिया है कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर नसबंदी करें और उन्हें स्थायी शेल्टर होम में डालें। इसके लिए 8 हफ्ते का समय दिया गया है। कोर्ट ने हिदायत दी है कि कुत्ते सड़क पर वापस नहीं लौटने चाहिए और आदेश की अवहेलना भी नहीं होनी चाहिए। शेल्टर तो एक भी नहीं है पूरे दिल्ली में, तो कहाँ डालेंगे? 3 लाख कुत्ते, 3 लाख कुत्तों को कौन से शेल्टर में आप डालेंगे? पहले तो दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। अब उसके लिए पाउंड बनाने पड़ेंगे। तो 1 पाउंड अभी 3 लाख कुत्तों के लिए आपको 3000 पाउंड बनाने पड़ेंगे, और वो भी वहां बनाने पड़ेंगे जहां कोई रहता नहीं है, क्योंकि एक कॉलोनी के अंदर तो आप बना नहीं सकते हैं जिसमें आप 100 कुत्ते डालेंगे या 200 कुत्ते डालेंगे। दिल्ली से इस खबर पर हमारे साथ दृष्टि जुड़ रही है, उनके पास चलते। दृष्टि, ये पूरा मैटर क्या है? देखिए, जिस तरह स्ट्रीट डॉग्स की समस्या है, लगातार स्ट्रीट डॉग्स सोसाइटी में रहने वाले लोगों को काट रहे हैं, बाहर सड़क पे रहने वाले लोगों को काट रहे हैं, तो इसमें कई याचिकाएं डाली गई जिससे कि इन स्ट्रीट डॉग्स का सफाया हो। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर इन कुत्तों को यहाँ से साफ कर दिया जाए, कुत्तों को पूरी दिल्ली एनसीआर से हटा दिया जाए। तो इसी पर राहुल गांधी की प्रक्रिया ये थी। उन्होंने कहा है कि कुत्ते कोई समस्या नहीं हो सकते, बेजुबान जानवर हैं और इनको स्टरलाइजेशन से, इनको शेल्टर होम से, इनको अलग से स्टे देकर के आप रख सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से हटाया जाना सही नहीं है। पशु क्रूरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बिल्कुल अपनी चाची मेनका गांधी की बातों पर चल रहे हैं, क्योंकि मेनका गांधी भी जानवरों को लेकर के इस तरह के कई अभियान चलाया करती थी, तो क्रूरता को लेकर के। तो मेनका गांधी ने भी ट्वीट करके कहा है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह दिल्ली में अगर कुत्ते ज्यादा हैं तो जो बंदर हैं, अगर कुत्ते नहीं होंगे तो बंदर आ जाएंगे, और इस तरह के कुत्तों को लेकर के शेल्टर होम्स बनाने की बात की है। उन्होंने कहा है कि जो शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे, कुत्तों को रखा जाएगा, खाना पीना, परिचारिका सेवा, जितने भी लोग हैं, 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली के पास हैं इतने खर्च करने के लिए, प्रॉपर तरीके से शेल्टर होम्स बनाने के लिए। तो यही एक जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कोई भी डॉग लवर अगर इस आदेश के बीच में आता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है और कुत्तों को हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। और देखिए, सवाल ये है कि क्या हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जिससे कि हम 5 लाख 6 लाख स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर दे पाएं, उनके खाने की, उनके इलाज की, उनके रख रखाव की व्यवस्था कर पाएं? क्या इतनी संख्या में कर्मचारी भी हैं हमारे पास, वेट्स हैं हमारे पास जो इतनी बड़ी संख्या में डॉग्स की देखभाल करें? देखिए, बिल्कुल इसका जवाब अभी नहीं में दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल दिल्ली के पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप इनको हटवाएंगे, तो ऐसे में अब दिल्ली सरकार काम करना शुरू करेगी, व्यवस्था करेगी, ऐसी कॉलोनियों में लेके जाएगी, यहाँ ऐसे शेल्टर होम्स में लेके जाएगी जहां पर डॉग्स हों, जहां पर लोग ना हो। क्योंकि देखिए, जिस तरह कुत्तों के काटने की लगातार बुजुर्गों को और बच्चों को घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और आदेश ये है कि हटाया जाए, जो कई हद तक सही भी है। लेकिन अब किस तरीके से उन स्ट्रे डॉग से छुटकारा पाया जाएगा, कैसे उनको मैनेज किया जाएगा, ये दिल्ली सरकार को अभी सोचना है। और जैसे ही काम शुरू इस पर होना शुरू होगा, धीरे धीरे सबको पता चलता जाएगा कि सरकार क्या व्यवस्थाएं कर रही है। जी, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी इस पर पूरी तरीके से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने उनका सवाल जो है वो तो ठीक लग रहा है कि भाई आप इतने डॉग्स को अचानक से हटाने की बात कर रहे हैं, आपने उनका वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं किया, आपने उनकी ब्रीडिंग को रोकने के लिए प्रॉपर कदम नहीं उठाया, आपने जो है उनका रखरखाव कैसे हो इसके लिए कदम नहीं उठाया। और अब खैर इसमें निगम कर्मचारियों की और बाकी लोगों की लापरवाही है, जिसके ऊपर अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला कि भाई सारे स्ट्रे डॉग्स को हटा दीजिए। लेकिन जो लापरवाह हैं उनकी बात भी तो होनी चाहिए, जिन्होंने इनका वैक्सीनेशन नहीं किया, जिन्होंने समय पर नसबंदी नहीं की। आखिर इतने कुत्ते जो हैं वो आए कहाँ से? आसमान से तो आए नहीं होंगे, किसी अदर प्लैनेट से आए नहीं होंगे। अगर नसबंदी की गई होती तो फिर इतने डॉग्स नहीं होते स्ट्रीट पे।
देखिए बिल्कुल ये एमसीडी का ही काम है कि वो डॉग्स पे हमेशा निगाह रखे। इस तरह के बीच बीच में कई तरीके के जो कार्यक्रम है वो चलते रहते हैं, स्ट्रीट डॉग की नसबंदी का, उनकी ब्रीडिंग का, उनको हटाने का लेकर के कि वो किसी को काटे नहीं। प्रॉपर इनकी एक डॉग वैन होती है जहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स आते हैं जो इनको देखते हैं कि ये किसी को काटे नहीं। जो स्ट्रीट डॉग्स पे हमेशा काम चलता रहता है। ऐसे में जो डॉग लवर्स हैं वो उनको बहुत प्रमोट करते हैं। देखिए इस तरह का मुद्दा विवेक बहुत पहले सालों पहले मेनका गांधी ने फिर उठाया था और उन्हीं की वजह से कह सकते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स इतने ज्यादा हो गए, क्योंकि उस समय भी हटाने की बातचीत चल रही थी। बंदरों को भी शहर से दूर ले जाके जंगलों में फेंका गया था या उनको वहां छोड़ दिया गया था, तो जंगल अब बंदर जो है थे शहर से बाहर चले गए थे। लेकिन स्ट्रे डॉग की समस्या वैसी की वैसी बनी है क्योंकि इसमें पशु क्रूरता का नियम आ जाता है। तो अब देखिए अब फिलहाल जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो सरकार को करना ही पड़ेगा और इनके लिए शेल्टर होम्स बनाए जाएं, चाहे इनको स्टेरिलाइजेशन किया जाए, चाहे इनको रेगुलेशन किया जाए। मामला मुझे लगता है धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और मुझे लगता है कि निगम की सुप्रीम है। कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी इस मामले में जाएंगे। कई जो पेट लवर्स हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे क्योंकि मामला फिलहाल रुकता नहीं दिख रहा है। दृष्टि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद इस खबर की जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड के धराली आपदा को 8 दिन बीत चुके हैं। सेना, पुलिस, फायर और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान हर्षिल धराली आपदा में सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। बीते दिन फंसे हुए 1200 से ज्यादा लोगों को गंगोत्री धाम से रेस्क्यू कर उत्तरकाशी और देहरादून पहुंचाया गया। धराली आपदा में नेपाल के 24 लोगों लापता लोगों के अलावा उत्तराखंड समेत अन्य प्रांतों के 42 लोग लापता बताए गए हैं। नेपाली नागरिकों समेत कुल 68 लोग लापता हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई है। इधर पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब का तांडव जारी है। उफनती नदियां और तेज बहाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश से कहीं पेड़ गिर गए हैं तो कहीं सड़क धंस गए हैं। लगातार हो रही बारिश से यातायात भी प्रभावित है। कई मार्गों पर यातायात ठप होने के कारण वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल के कई जिलों में अगले 12 से 13 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण पंजाब के दुनेरा के पास सड़क धंसने से चंबा पठानकोट मार्ग ठप हो गया। प्रदीप यदुवंशी हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। प्रदीप, ताजा स्टेटस क्या है, ताजा जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, हादसे का आज 8वां दिन है। लगातार मलबे में जो है जिंदगी की तलाश जो है सर्च ऑपरेशन के थ्रू लगातार की जा रही है। आपको बता दूं लगातार मौसम जो बदल रहा है वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन कर रही टीमों के लिए समस्या बना हुआ है। लगातार जो है ऑपरेशन जो है बदल रहा है। मौसम जो है कभी बौछार हो रही है, तेज हवाएं जो है कहीं ना कहीं ऑपरेशन में बाधा पैदा कर रही हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं लगातार रेस्क्यू जो है वो लगातार लोगों का किया जा रहा है। लगातार अभी तक 1500 से अधिक लोग जो हैं वो रेस्क्यू किए जा चुके हैं। वहीं अभी 68 लोग जो हैं उनकी जो है लिस्ट जारी की गई है जिसमें लगभग 24 लोग जो नेपाली मूल के हैं। हाल ही जो अपडेट आया उसके अनुसार मैं बता दूं 5 नेपाली मूल के लोगों से अभी फिलहाल संपर्क हो गया है। मैं आपको बता दूं क्षेत्र में जो दूर संचार और लाइट की कनेक्टिविटी है उसको बहाल कर दिया गया है। हाईवे जो है फिलहाल बीआरओ के द्वारा लगातार जो है उस पर काम किया जा रहा है, उसकी भी कनेक्टिविटी जल्द ही बहाल कर दी जाएगी। जी प्रदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।